Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आप सबका इस नए सतोलॉजी एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सतोलॉजी मतलब सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई। उसका विपरीत है मिथोलॉजी, मतलब झूठ या नकली या काल्पनिक, उसकी स्टडी, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान। आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल स्पेशल गेस्ट हैं। एक तो है प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, क्योंकि आप तो उनको सभी लोग जानते हैं, उनके साथ सुनते हैं, मैं भी सीखता हूँ बहुत। इतिहास का एक नया पर्सपेक्टिव जो कभी हमको बताया नहीं गया। और उनके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उन्हीं के रिलेटिव भी लगती हैं एक रिश्ते से देखा जाए तो। वो है मंजुलता शर्मा जी, जो मौली चंद शर्मा, जो कि जनसंघ के संस्थापक थे और बाद में अध्यक्ष भी बने, वो भी है हमारे साथ। तो दोनों विदुषियों का स्वागत भी करते हैं एंड लेट अस कंटिन्यू। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले मतलब मैं आपका, जब मैं आपको पहले ही बोल रहा था शो से पहले, कि किस तरह थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए लोगों को, क्योंकि बैद्यनाथ सभी लोग जानते हैं अभी, क्योंकि मैं भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता हूँ। तो बैद्यनाथ को सभी लोग जानते हैं। तो आप बैद्यनाथ ऑर्गेनाइजेशन की अभी आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, है ना, मेन पोजीशन पे है, नहीं? या तो तो प्लीज अपने बारे में थोड़ा हम लोग को बताइए, दुनिया को, सबको, हमारे शो के माध्यम से। जी, हमारे ससुर जी का ये शुरू करा हुआ है। दो भाई थे जिन्होंने शुरू किया था ये। एक झांसी में रहते थे, एक यहाँ पटना में। तो दोनों भाइयों ने मिलके शुरू करी थी कंपनी। और पहला जो था हमारा शुरुआत कलकत्ता से हुई थी। वहीं पे फैक्ट्री भी थी, वहीं से सब ऑफिस चलता था। धीरे धीरे भगवत कृपा से ये बढ़ता चला गया। और खासकर जो ये आया था बीच में, वो जिसके लिए ना हमारी ये एक दवा निकली थी, मेरे ख्याल में वो था मलेरिया। महासुदर्शन घनवटी। हाँ, महासुदर्शन घन। हाँ। तो उसके लिए ना ना और था वो, मुझे अच्छा, याद नहीं जी आ रहा। जी जी। तो उसके लिए पहली दवा जो निकली थी उसमें, तो वो बहुत इफेक्टिव हुई थी। और पूरे इंडिया में धीरे धीरे वो नाम बहुत फैलता चला गया, बैद्यनाथ का ये। एंड finally the result is that we have gone into almost 500 अब तो मेडिसिन हैं जिसमें कि रस रसायन, पुष्टियाँ, सभी कुछ बनता है। और अब एक्सपोर्ट भी काफी कुछ होने लग गया है, उधर भी बढ़ रहे हैं, कई कंट्रीज को जा रहा है। जी। दर्शकों को ये भी मतलब एक तरीके से आप बता रही थी मुझे शो से पहले कि आपके घर पे जनसंघ की मीटिंग्स होती थी शुरुआत में, जब जनसंघ बना था। तो उसके उस इतिहास के बारे में बताइए, थोड़ा सा लोगों को पता लगेगा लाइव क्या उस समय। वो तो फिर मुझे ज्यादा अच्छी तरह मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं छोटी तो थी, स्कूल में थी। परंतु मेरे पिताजी, उनका ये रुझान शुरू से था, क्योंकि मेरे दादाजी पंडित दीनदयाल शर्मा बहुत बड़े एक सुधारक थे, समाज सुधारक कह लीजिए। और बहुत ही उनका हिंदी और संस्कृत और इस पे उनका बहुत पूरे जो जगत था इसका, उसमें वो बहुत पॉपुलर थे। और उन्होंने कई जगह सनातन धर्म सभाएं भी करी, और सनातन धर्म मंदिर भी तक बनवाए हैं, दिल्ली में भी है, जगह जगह है। यहाँ की महाराजा उनको बुलाते थे अलग अलग स्टेट्स के, और सनातन धर्म के मंदिर भी बनते थे। यहाँ तक कि जो हैदराबाद के निजाम थे, वो भी उनको मानते थे। और जब वो आते थे तो कहते थे पंडित पीर साहब के लिए सोने की चौकी डालो। तो ऐसे इतना इतना मानते थे, और अपने से ऊपर बैठवाते थे ऊंचा। लेकिन कालांतर में समय तो बदलता ही जाता है। और उसके बाद तो खैर जो भी है हुआ है, हिस्ट्री जानते हैं। अटल बिहारी जी आपके यहाँ आते थे अटल बैठ। बिहारी जी और
ये भी अपने अडवाणी जी भी और मुरली मनोहर जोशी जी, इनसे तो हमारे बिल्कुल पारिवारिक से बहुत रहा। मेरी शादी में भी सब आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी पिताजी के पीए थे, आप बताती हैं, हाँ, पर्सनल सेक्रेटरी थे। पर्सनल सेक्रेटरी। जी। उस समय तो बहुत यंग थे वो, और यही पत्रकारिता में थे वो, बहुत ज्यादा उनका योगदान रहता था। तो जितनी भी हमारे यहाँ मीटिंग्स हुआ करती थी उसको वो अटेंड करते थे, और बड़े थोड़ी थोड़ी देर में अंदर आते, क्योंकि हर एक को अलाउड भी नहीं होता था कमरे में। यही लोग सारे बैठे रहते थे, 5-6 जने, और इन्हीं की मीटिंग्स चलती थी कि भाई किस तरह से अगली एक बनाई जाए और संस्था। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी होते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में थे, लेकिन तो बाद में कांग्रेस से बाबूजी की एक मित्रता थी उनसे बहुत, और वो उनको कन्विंस करके जनसंघ में लाना बाबूजी ने किया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, और इसके आप समझ लीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रेसिडेंट बने हैं, सेकंड, फर्स्ट प्रेसिडेंट पिता। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। जी। इसी तरह से खैर बढ़ता चला गया, बहुत कुछ हुआ, जेल भी गए। ये कश्मीर आंदोलन हमारे पिताजी ने भी, और हमारी माता जी ने जो था, ये औरतों का जो जत्था था लेके हमारी माँ चली थी, और उसके बाद ये लोग सारे के सारे जेल में डाल दिए गए थे। 3 महीने ये वहां रहे। मेरी माता को बहुत तकलीफ वहां से हो गई थी, और फिर हमारे बाबूजी ने नेहरू जी को फोन कराया और कहा कि देखिए मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, आप उनको वैद्य को आने दीजिए, वो दीजिए, परमिशन दीजिए, सो दैट उनकी अच्छी तरह से देख रेख हो सके। वहां डेली उन्होंने फिर प्रेस्क्राइब करा था कि मट्ठा, दिन भर मट्ठा पीती थी वो, खाना छूट गया था उनका, क्योंकि वो मोटी जेल की कच्ची रोटियां उनको हजम नहीं हुई, तो बहुत वो बीमार हो गई थी। लेकिन 3 महीने वो भी रही जेल में, मेरे पिताजी भी रहे, सारे लोग रहे जितने गए थे। और उसके बाद खैर जो हो गया था, छूट गए थे सारे, सेटल हो गया था वो सब समा, जो भी था प्रॉब्लम। लेकिन बस एक तो ये कश्मीर वाला इश्यू जो था, ये नहीं सॉल्व हुआ था। जबकि आप भी जानते ही होंगे कि भाई पटेल ने तो कहा ही था, हैदराबाद उन्होंने आर्मी भेजी थी, उनका इरादा था कि दूसरी बार आर्मी इधर भेज देंगे कश्मीर में, लेकिन वो हो नहीं पाया। और 1947 के पहले जो 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हुई थी, हैं उसमें तीन आप बार तीन बार मेरे पिताजी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ गए, क्योंकि ही वॉज द सेक्रेटरी secretary to the चेंबर। chamber of princes, secretary to the chamber of princes. My father was a very highly qualified lawyer, तो उनका ये उनका डंका तो बहुत था सभी जगह है, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी ये रजवाड़े थे और ये सब थे, उसमें उनकी बहुत ही इज्जत थी। मैं थोड़ा सा एक तथ्य बताना चाहूंगी इनके दादाजी के बारे में। पंडित दीनदयाल शर्मा भारत के सिरमौर, और उनकी वाणी ऐसी थी कि अफगानिस्तान से लेकर अटक से लेकर कटक तक उनके व्याख्यान होते थे। उन्होंने गौरक्षणी सभाओं की स्थापना की थी, सनातन धर्म सभाओं की स्थापना की थी, मंदिरों की, और अंग्रेजों के गुप्तचर विभाग में वो अंग्रेजी शासन के एनिमी नंबर 1 थे। और उनका स्टेटस ये था ऑन रिकॉर्ड कि जब वो किंग जॉर्ज जब भारत आए थे दरबार करने के लिए, तो प्रोटोकॉल के तहत हुआ कि जब पंडित जी आएंगे तो किंग को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पंडित जी को खड़ा भारत में नहीं किया जा सकता है। तो ब्रिटिशर्स ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई किंग कैसे खड़ा होगा, तो ये हुआ कि पंडित जी तो नहीं खड़े होंगे, वॉइसराय ने रिपोर्ट किया, क्योंकि पंडित जी का स्टेटस भारत, पंडित जी के जाने पर भारत के सभी राजा महाराजा खड़े होते हैं। तो अंत में 2 पवेलियन लगा, एक पवेलियन से किंग आए, एक पवेलियन से पंडित जी आए। ये था अंग्रेजों के प्रोटोकॉल में इनके दादाजी का। तो मैं तो अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मेरी इनसे मुलाकात हुई और इनका स्नेह मुझे मिला, और सदा ये मुझे उत्साहित करती हैं
और ये मुझे कहती हैं कि जो मैं नहीं कर पाई कुसुम तुम वो कर रही हो। तुम्हें करना ही है अब वही, क्योंकि इतनी विरासत थी हमारे और ये भी ब्रिटिश। ध्यान देने की बात है कि गांधी जी मिलने जाते थे उस किंग के सर्वेंट वॉइस राय से, योर मोस्ट ओबेडिएंट सर्वेंट सर्वेंट। वॉइस राय से, और वॉइस राय खड़ा नहीं होता था। और नेहरू एंड कंपनी ने ये किया कि इन लोगों की स्मृति को देश से हटा दिया। बिल्कुल, किसी को मेरी मालूम यही ही नहीं। व्यक्तिगत। नेहरू जी का ये था कि बड़ा डबल फेसेड थे, हमारे भी परिवार से बहुत उनका था। मेरी शादी में आए, पूरा जैसे बताया था पूरा कैबिनेट आया था। हैदराबाद में इनका वो चल रहा था कांग्रेस का सेशन, और वो बोले कि मैं पंडित जी उस समय शादी के दिन तो नहीं आ सकूंगा, अगले दिन आऊंगा। और पूरा कैबिनेट अगले दिन आया, तो हमें उस दिन कुछ रखना पड़ा। उसके बाद वो विदाई वगैरह होती, जैसे सजन गोट होती है, तो लंच और ये सब रखा गया था। उसमें सब आए थे सारे, सबकी तस्वीरें हैं मेरे पास। यही है कि भाई देखिए, नेहरू जी का तो बहुत, अब क्या कहूँ कि डबल फेस ही था। बहुत शुरू से ही उनका बड़ा ऐसा रहा। और नहीं तो महाराजा हरि सिंह के से तो इनकी बाबूजी की भी बात हो गई थी कि भाई आप भी दे दीजिए, हटाइए देख। उन्होंने वो जम्मू शिफ्ट आ गए थे, जम्मू तक उतर आए थे, क्योंकि बिकॉज वहां पे कबायलियों का अटैक हो गया था श्रीनगर में। यदि आपको इसका पता हो, वो हिस्ट्री का यहाँ की, तो उसमें मेरे कजन ब्रदर थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। वो उसी से हमारे घर पे ही हम लोग वो बैठे हुए थे, और वो एकदम से बोले मुझे फौरन जाना है। क्या हो गया? तो नहीं, बस वो कश्मीर पे अटैक हुआ। और उनको एक इतनी प्रथम चटले, परमवीर चक्र मिला था। वो सोमनाथ। उनकी टुकड़ी 10 आदमियों की, उन्होंने वहां का सबसे क्रूशियल ये था कि एयरपोर्ट बचाना है वहां का। अगर एयरपोर्ट चला जाता तो उनके हाथ में उसी दिन चला गया होता, पाकिस्तान के हाथ में कश्मीर। बट ही सेव द एयरपोर्ट, और उनकी पूरी टुकड़ी मारी गई। और पूरा वो सारा ही, मतलब उनकी बटालियन जो थी वो मारी गई। और वो स्वयं पहले परमवीर चक्र विजेता है। और उनकी आप इंडिया बहन है। इंडिया इंडिया गेट के ऊपर सबसे ऊपर नाम उनका है, मेजर सोमनाथ शर्मा। आप उनकी छोटी बहन है। बहुत 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 मानते थे। एक आप इतने मतलब बहुत, मैं तो पहली बार हमारे शो पे, शायद आप किसी भी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं इधर इस समय। सो जी एक आपको कैसा लगता है कि इस तरह के परिवार से आप जुड़े हुए हैं? और दूसरा, कि जब आप आज का भारत देखते हैं, तो अभी जी जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की थी कश्मीर के ऊपर, और मोदी जी 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 ने उसको डिवेलप कर रहे हैं अभी बहुत अच्छी तरह। तो जी। आप अभी क्या देखते हैं भारत का फ्यूचर आपके हिसाब से? क्योंकि भारत वहां से बहुत आगे आ चुका है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी भारत की इज्जत बहुत बढ़ चुकी है पिछले 10 साल में। तो पूरा पूरा जो अमेरिका है, यूरोप है, वहां पर भी मतलब इंडिया इज कंसिडर्ड लाइक ए सुपर पावर इन मेकिंग, लाइक दैट। हम्म। तो अभी आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर है और क्या कमी भी है इस समय भारत में? किस एरिया में हम लोग पीछे हैं? मुझे तो लगता है कि भारत का फ्यूचर बहुत अच्छा है, जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारी हमारे नेता इस समय जो हैं सभी बहुत ही काबिल हैं, और बहुत कर्मठ हैं, बहुत कर्मठ, और देशभक्त हैं। इसलिए मेरे विचार में तो आगे जरूर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो उसमें अड़चन डालने की कोशिश कर रही हैं। जो मुझे जो जितना पॉलिटिक्स समझ में आती है, तो दिखता है। देखिए, मुस्लिम कंट्रीज का तो सारा एक गुट बना ही हुआ है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो तो हमें बैठाने में कोशिश करते हैं। लेकिन इधर से इसराइल भी साथ है, उधर से अमेरिका, ये अपने यहाँ ट्रम्प तो खैर थे ही बहुत ज्यादा। जापान। हाँ, और ये यूरोपियन कंट्रीज भी, फ्रांस एक्सेट्रा, ये भी सब बहुत तारीफ करते हैं, अच्छे हैं हमारे साथ है। सो लेट अस होप कि अब आगे अच्छा ही अच्छा होगा। नहीं, हिंदुस्तान, भारत नहीं, की हाँ शान बढ़ती चली जाए, और हमारे मोदी जी टॉप तो करेंगे। इस समय टॉप लीडर हैं वो। दुनिया में है, दुनिया में टॉप लीडर। नेगेटिव लोगों की अलग बात है, देखिए
चाहे वो चीन हो और चाहे वो नॉर्थ कोरियन हो। दे आर पागल लोग जैसे होते हैं उनका, तो दे आर डिस्ट्रक्टिव टोटली। बट उनको जैसे आई थिंक। जैसे आपके दादाजी के समय में लोग वेस्टर्न पावर्स वर एक्टिंग अगेंस्ट इंडिया थ्रू इंटेलिजेंस थ्रू वेरियस वेज। अभी तो लोगों को पता भी लग गया है कि महात्मा गांधी भी कभी कभी इन्वॉल्व रहते थे उस सर्कल में। तो एक तरीके से उन सब ने एक स्ट्रेटेजी किया भारत के विरुद्ध, और भारत का विभाजन किया हर तरीके से, ताकि वो छोटा, जितना छोटा होगा उतना जी जी मैनेजेबल। जी। आज भी वही शक्तियां काम कर रही हैं, कुछ बदला नहीं है। मानसिकता वही है लोगों की। मतलब अब जी हाँ जी। हम लोगों को लगता है हम्म, कि, क्योंकि आप तो बहुत अच्छी, आप बिजनेस में हैं, आपको मालूम है कि वेस्टर्न लोग बड़ा मीठी मीठी कभी बातें करते हैं, लेकिन वो स्मॉल टॉक मानी जाती है वेस्टर्न कल्चर में। हाँ बिल्कुल टोटली सही। लेकिन उनका कुछ लक्ष्य कुछ और होता है, लक्ष्य कुछ और होता है कि किसी तरह अगर मैक्सिमम बेनिफिशियल ट्रेड डील आपसे मिल जाए तो वो चुप हो जाते हैं। मतलब जैसे यही अल्टीमेट गोल होता है इनका। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आज भी जो इतना मीठी मीठी बातें करके बोलते हैं भारत बड़ा शक्तिशाली देश है, लेकिन वो लोग दिल से नहीं तारीफ करते हैं, वो सिर्फ एक स्मॉल टॉक है। कौन जी? यूरोपीय लोग। यूरोपीय अच्छा। लोग स्मॉल टॉक रहती वेस्टर्न। है। स्मॉल टॉक या वेस्टर्न वर्ल्ड होता है कि यू आर वेरी गुड, यू आर ग्रोइंग। और एक हम लोगों के पास भी एक डिजीज है कि हम लोग को वेस्टर्न वैलिडेशन चाहिए होता है हर जगह। मतलब मैं देखता हूँ, मतलब मैं इंडियन अमेरिकन की बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे सक्सीड कर गए वो लोग, सो दे डोंट नीड हम्म, वेस्टर्न वैलिडेशन। लेकिन भारत में अभी भी हम देखते हैं कि ये ऑक्सफोर्ड ने छापा है, ये हार्वर्ड ने छापा है अभी सबको। अभी तो पार्लियामेंट में बिल्कुल। भी आपने सुना होगा कि किस तरह हार्वर्ड की मोदी जी ने मजाक बनाई वहां पे, बहुत अच्छी जी तरह जी। मजाक बनाई। तो आपको क्या लगता है, तो ये बेसिक डिजीज तो चेंज हुआ नहीं है जो नेहरू के लिए भी था, जो वेस्टर्न से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या देखते हैं भारतीय समाज को इस समय? भारतीय इस समय यूथ जो है, मे बी ड्यू टू आवर एजुकेशन सिस्टम, दे आर नॉट वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द पास्ट इश्यूज। तो एक वो मानसिकता अभी भी बनी हुई है गुलामी की। मुझे आजकल अभी भी ये लगता है कि हमारे लोगों में एक वो गुलामी वाली अभी मानसिकता गई ही नहीं है। एज इफ दे द इंग्लिश वर सो वेल एजुकेटेड, बिग उनकी आर्मी मिलिट्री पावर बहुत बड़ी थी। हमने उनसे कुछ सीखा है, जबकि हमने उनसे कुछ भी नहीं सीखा है, उन्होंने ही हमसे सीखा है। लेकिन ये मानसिकता तो है आज भी। हाँ ये है कि भाई अलग अलग घरों में अलग अलग लोग, जैसे अब जो भी मान लीजिए बीजेपी से जुड़े थे या और अच्छी संस्थाओं से जुड़े थे, उन लोगों की मानसिकता उनके बच्चों की नहीं है अभी, क्योंकि उनको तो शुरू से बचपन से ये दिया गया है ज्ञान कि भाई ये हुआ था। लेकिन बाय एंड लार्ज, क्योंकि एक तो क्या हो गया ना, हमारे एजुकेशन जो है समझ दी जा रही है, देखिए कॉन्वेंट्स तो है ही हैं, तो कॉन्वेंट्स में तो इन एनी केस कुछ भी नहीं बताया जाता कायदे का। और ये भी जो अब हो गया है हमारा ये, इसको क्या आजकल का जो है 10+2, इसमें भी कहीं भी वो इंडियन उसको उभारा नहीं गया है। जो बुक्स उसमें लिखी गई हैं, देखे मैं कभी कभी मैंने और लोगों के बच्चों की जैसे किताबें देखी, तो उनमें कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें भारत को गर्व हो अपने ऊपर। ये बहुत दुखदाई चीज लगती है कि ये बुक्स दोबारा से जितनी भी हैं अच्छी, हर सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट में जरूर दोबारा से लिखनी चाहिए थी। और मैं आपको बताऊं, हमारे जवाई ही लगते थे सुशील ये त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, जो एजुकेशन इसमें डिपार्टमेंट के वो हो गए थे। हाँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी हो गए थे, जी, एचआरडी। सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन उस समय ये हुए थे। इनकी मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि चाची जी, मैं तो सारा इसको बदलना चाह रहा हूँ, और ये मैं आई एम राइटिंग ऑन दिस। लेट अस होप कि भाई अब ये जल्दी जो तथ्य है, जो सत्य है, वो सामने आए और हमारे बच्चों को सही एजुकेशन मिले, क्योंकि ये 10+2 के अंदर अभी भी वही है कि गुलामी की मानसिकता चल रही है। लेकिन बस भगवान की इच्छा, पता नहीं क्या थी उनको, ये कोरोना में वो चले गए।
वो अपना काम पूरा नहीं कर पाए। इस चीज का मुझे बहुत दुख है। अब यही है कि हमारा जो टेक्स्ट बुक्स हैं, हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, और जी जैसे मैं अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स देखता हूँ, अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स में हिंदुओं के विरुद्ध बड़ा इनडायरेक्टली लिखा जाता है। जैसे कि एक जीग्लर वर्ल्ड बुक करके एक यहाँ पे पढ़ाई जाती है बच्चों को, मेरे बच्चे भी पढ़ते थे, लेकिन मैं अपने बच्चों जी को घर पे अलग से पढ़ाता था कि वो लिखा क्या है और वास्तविक क्या है। जी जी और ये सभी पेरेंट्स को भी करना चाहिए। जैसे वो लिखते हैं कि एक उस 1000 पेज की बुक में 4 पेज है हिंदुओं के ऊपर, सिर्फ 4। वो पढ़ाया जाता है अमेरिकन बच्चों को, और ये सिखाया जाता है कि जो भारतीय समाज है उसमें कास्ट सिस्टम है, इसलिए वो उन्नति नहीं कर पाता। ये सिखाया जाता है जनरली। हम्म। और वो पूरा यूरोपियन तरीके से सिखाते हैं अपनी अपने इतिहास को। लेकिन जी अगर हम भारतीय टेक्स्ट बुक को देखें, भारतीय टेक्स्ट बुक ही वही सिखाते हैं जो अमेरिकन टेक्स्ट बुक सिखाती है। तो जो बच्चा टेक्स्ट बुक पढ़ के बाहर आएगा, उसको अपने समाज के प्रति हीन भावना इज वेरी नेचुरल, रहेगी रहेगी। वेरी नेचुरल। क्योंकि हमने कुछ ऐसा नहीं, जैसे हमारे शोज हैं जहाँ पे कुसुमलता केडिया जी बताती हैं इतिहास को, एक नया पर्सपेक्टिव लोगों को पता लग रहा है। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक्स में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है जिससे उनका आ, मानसिकता बने, एक तरीके का सोच बने वो नहीं रहता उनके टेक्स्ट बुक्स में। तो ये टेक्स्ट बुक्स आज तक चेंज नहीं हुई हैं, और कोशिश सबकी है, नहीं। ये करंट गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि वो ऐड करे मोर पार्ट्स, लेकिन जो बेसिक जो सिखाया जाता है वो सेम है अभी भी। सो इसका मतलब ये है। एजुकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्यों नहीं ला पा रही है गवर्नमेंट अच्छे लोगों को, जो कि बुक्स भी दोबारा से लिखी जाएं, जो सही नॉलेज है वो बच्चों को मिले, क्योंकि दे आर गेटिंग वेरी रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना। एक्चुअली जो भी बच्चे आजकल सीख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल से सीख रहे हैं, तो ये अच्छी बात बात भी एक है। छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, कि मैं वहाँ नैनीताल में थी, हमारे उसका हाउसकीपर की लड़की स्कूल जाती है, तो उसको वो मेरे पास आ जाया करती थी शाम को पढ़ने के लिए। तो उसके मैंने बुक देखी, तो उसमें तो आपके आइकॉन्स आप सोच नहीं सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा वॉज दी वन ऑफ द आइकॉन्स। हाँ। अब प्रियंका चोपड़ा का क्या है कि भाई वो मिस इंडिया चुनी गई या मिस वर्ल्ड चुनी गई, बस। दैट इज नॉट, आई मीन व्हाट टू से। बड़ा अजीब लगा बिल- कि इस तरह के लोगों को अब आप सामने आप अपना आइकॉन बना रहे हैं। क्योंकि शी इज द एम्बेसडर ऑफ द वेस्टर्न, उसमें एस्टेब्लिश की एम्बेसडर है वो। और इट्स सरप्राइजिंग, मेरे को तो पहली बार सुनने को मिला है, तो आई एम जस्ट लाफिंग एट इट, क्योंकि यहाँ के ऑडियंस भी हंस रही है। पीपल नो प्रियंका चोपड़ा इन द यूएस। तो आपने उदाहरण दिया प्रियंका चोपड़ा का, और दूसरा उसमें आप एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे आ, कि जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं कि तुम्हारा जो इतिहास है, जो भी लिखा गया है तुम्हारे जी बारे में, वो जी वो एक ऐसा है कि हम हर चीज वेस्ट से प्राप्त की है, जबकि वास्तविकता एकदम उल्टी है। नंबर जीरो से लेके यहाँ तक कि जितना भी मेंटल साइंसेज है, मेडिकल साइंस इन द वेस्ट, वो सारा हम्म। भारत से आया है, सुश्रुत समीसा से ये आया है। सारा भारत से आया है जी, हाँ बिल्कुल। एंड दैट इज अ रियलिटी। अमेरिकन अभी धीरे धीरे तो जीरो यही डेवलप हुआ, फिर हमारा जो आयुर्वेद है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। अल्टीमेटली क्या है, अंग्रेजी दवाइयां हमको उल्टा, मतलब एक चीज क्योर करती हैं पर दूसरी चीज और उभर जाती है। ये भी तो प्रॉब्लम है ना उसमें, बिकॉज दे आर नॉट ट्रीटिंग द जो जड़ है बीमारी की, उसको नहीं पकड़ते हैं, जबकि आयुर्वेद जड़ पे जाता है नहीं, और मैं तो नाड़ी से आपको ज्ञान पकड़ता है। नाड़ी ज्ञान बहुत जरूरी। बिल्कुल बहुत जरूरी है। और एक्चुअली मैं तो एक लिविंग एग्जांपल हूँ, मैं प्री डायबिटिक था, और मैं आयुर्वेद का प्रैक्टिस करके मैंने डायबिटीज खत्म कर दिया बिल्कुल भी। नाउ आई एम नॉट प्री डायबिटिक ऑल्सो। तो मैं सो आई हैव ओह। यूज आयुर्वेद साइंस और योग को यूज करके मैंने उसको नॉर्मल कर दिया, शुगर को नॉर्मल कर दिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर दिया। तो एक मुझे एक बात बोलिए, क्योंकि आप मैं तो अगर अगर आपको
अगर आपको मैं चांस दूं कि आप सपोज इमेजिन करते सुनाइए। हैं, एक इमेजिन करते हैं, हम हाँ, लोग इमेजिन करते हैं कि आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए बोलो भारत ना, बाहर बाहर का। बाहर है। हाँ हाँ, जी मैं जी सॉरी, जरा सा ये डिस्टरबेंस आ गया था। हाँ, जी। ऐसे इमेजिन करते हैं कि आप भारत के एजुकेशन मिनिस्टर, ऐसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। आप भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है मान लीजिए। तो जी। तो आप क्या क्या चेंजेस लेकर आएंगे जिससे कि भारत का यूथ या भारत का फ्यूचर और भी सुरक्षित हो जाए? थोड़ा कैमरे को ऊपर करिए, आपका सिर कट रहा है उसमें। हाँ थोड़ा मामी जी आप कैमरा ऊपर, अच्छा मैं करती हूँ, चलिए। हल्का सा ऊपर। चलिए अब ठीक। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अभी जी ठीक। अब ठीक। परफेक्ट। यस। जी 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 जी। तो क्या चेंजेस आप लाना चाहेंगे जिससे कि भारतीय एक यूथ, सेकंड। भारतीय यूथ जो सॉरी। है, पकड़ी मैं पकड़ी। चलिए आप बोलिए। जी, क्या हम, दोबारा से जरा आप रिपीट कर देंगे अगर जरा। आप एजुकेशन मिनिस्टर बने तो हाँ। आप क्या चेंज लाएंगी? चेंजेस तो यही हैं कि जो जो हमारी जो भारतीय पद्धति थी पढ़ाने की, तो उसमें जरूर कुछ तो गुण थे ही। तभी तो इतने बड़े बड़े हमारे चाहे जीरो उन्होंने निकाला हो, चाहे हमारा आयुर्वेद है, मतलब हर फील्ड में हमारी जो नॉलेज है वो तो बहुत कहीं ज्यादा है उधर से। और आज वो लोग तो हमारे को फॉलो कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहीं से पकड़ के लिए जा रहे हैं और उसके ऊपर खुद लिख रहे हैं, नॉट इवन एक्सेप्टिंग के ये दिस इज इंडियाज नॉलेज। ये कोई इंडियन नॉलेज तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो। दे ट्राई टू से कि भाई हम लोग, हम ही ने इसको निकाला है। और आयुर्वेद में भी अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, इटली, जर्मनी, स्पेन एंड अमेरिका में, यहाँ पे हमारा अब काफी पकड़ आती जा रही है मार्केट के ऊपर। एंड वी आर सेंडिंग आयुर्वेदिक, दे आर ऑल वांट, दे वांट इट। हमारे यहाँ इटली से एक सज्जन आए थे, इतने खुश हुए हैं वो। एंड ही सेड कि आई ओनली यूज दीज मेडिसिन, आई डोंट वांट टू टेक एनी एलोपैथिक दवा। तो वो उन्होंने वहां का सारा इटली का वो ले रखा है कि मैं तो आई सप्लाई हियर, प्लीज गिव मी। इस तरह के लोग भी हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है। ये बात है कि अभी ज्यादा नहीं है। इसको अभी कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी अपनी इंडस्ट्रियां जो हैं वो सब बढ़ेंगी। एक छोटी सी बात मैं आपको और एक बताना चाहती हूँ, जो मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी। कि जिस समय जॉर्ज फिफ्थ आ रहे थे इंग्लैंड से यहाँ, पहली विजिट आई थी उनकी, थी इंडिया में। तो उस समय ये जो थे टैगोर, टैगोर साहब को ये कहा गया था कि आप उनके वेलकम में एक वो लिखिए। तो जी ये जो, जिसे हम आज जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये उनके लिए कहा गया था। ना तो कोई गांधी जी या नेहरू या किसी भी हिंदुस्तानी, मतलब हिंदू, उसके लिए नहीं है, ना ही भगवान के लिए कहा गया है। ये लिखा गया था उनके लिए। एंड टिल टुडे वी आर सिंगिंग दैट। बताइए, इतने दुख होता है सुन के ये कि हम उनको भारत भाग्य विधाता कहते थे। और इतने बड़े ये टैगोर होके, मतलब अब हम लोग तो उनको बड़ा देशभक्त मानते हैं, समझते भी हैं, परंतु ऐसा नहीं था। देखिए, देशभक्त तो वो ही जिस थे अपने जिसको भी सुभाष। जिसको भी नोबेल जी पीस प्राइज, जिसको भी नोबेल प्राइज मिलता है, वो सिर्फ जी। इसीलिए मिलता है कि वो अब्राहमिक मानसिकता को बढ़ावा दे। उसी को मिलता है और किसी और को नहीं मिलता। हाँ सही क्योंकि कह रहे हैं। नोबेल प्राइज जो होता है वो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट की तरफ से मिलता है, और वो हम्म। क्रिश्चियनिटी बढ़ाने के लिए मिलता है, और जी किसी और तो इसलिए कोई मुझे बोलता है कि मोदी जी को मिलना चाहिए, किसी भारतीय नेता को मिलना चाहिए, जिस दिन किसी को ऐसे को मिलेगा तो उस दिन से मेरा उस व्यक्ति से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि वो नोबेल प्राइज तो जी। सिर्फ क्रिश्चियनिटी, इसका मतलब वो उन्हीं का एजेंट था शुरू से। वो अभी तथ्य हमारे सामने आ गए हैं सारे के सारे।
एक, मैं तो आपसे बहुत देर बात कर सकता हूँ, लेकिन एक मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, सिर्फ एक, कि जी। अगर जैसे आज जो है भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो भी भारतीय लीडर बात करता है, जैसे भारतीय फॉरेन मिनिस्टर है या भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, एक पूरा विश्व संगठित हो गया है भारत के विरुद्ध, उनकी युद्ध करने के लिए, ताकि वो हट जाए पावर से। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड चाहे वो कितना भी तारीफ कर ले, लेकिन उनको किसी भी तरह भारत को एक पुराना 2014 से पहले जो भारत है वैसा भारत करके लाना है, जिससे कि उनका नीचा कर, दिखाने में लगे रहते हैं। हाँ वो, तो ये एक संगठित हो गया है पूरा पाश्चात्य देश, वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इस समय भारत के पास चुनौती बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि भारत ग्रो कर रहा है, और जी। लेकिन ये सब लोग इकट्ठे हो गए हैं किसी भी तरह कि भारत से जो स्ट्रांग लीडरशिप है उसको हटाया जाए। तो वापस वही वाला समय आ गया है जहां पे ब्रिटिश, अमेरिकन और जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, स्वीडन, हम्म। फिनलैंड, नॉर्वे, ये सब एक साथ जुट गए हैं, इंक्लूडिंग फ्रांस। ये लोग कोई कोई हम्म। दोस्त नहीं है भारत के, जब इनको भारत चाहिए ताकि वो दूसरी दुनिया से लड़ सके, इनको भारत के ट्रूप्स चाहिए। पहली बात कि भारत रशिया के साथ दोस्ती रखता है। तो ये जो नया जो चैलेंज है भारत के सामने, जो अभी हम लोगों को दिखेगा 2024 के इलेक्शन के समय, दिखेगा हमको सबको। जी। जी हाँ। तो उस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह हम लोग अपने आप को बचाएं, पूरे भारतीय, क्योंकि हम लोग तो इंडियन अमेरिकन हैं, लेकिन हमारा भी भारत स्ट्रांग होगा तो हम लोग भी स्ट्रांग दिखते हैं दूसरे देशों में। जी। जी हाँ। यही तो मोदी जी का जो, मुझे तो खैर मैं बहुत ज्यादा विश्वास है उनके ऊपर। और मैं समझती हूँ कि शायद वो एक तरह से वर्ल्ड लीडर बन के उभर भी रहे हैं। और देखिए, एक तरफ रशिया हमारे साथ है, एक तरफ इजराइल है जो हमारा बहुत अच्छे मित्र हैं ये लोग। और अमेरिका भी बनता तो है, दिखाता तो है ही है, लेकिन वहां पे आज जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इंडियंस हम न्यूज वगैरह में सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कई जगह ये एंटी इंडियन हो रहा है, चल रहा है। तो दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग। और इसको तो सचमुच कुछ हैंडल करना पड़ेगा। मैं तो इतनी हूं नहीं इसमें ज्ञाता, ज्ञान मेरा इतना नहीं है। शायद कुसुम ही बता पाएंगे आपको, क्योंकि ये तो बहुत आवश्यक है इसमें। आपने जो कहा है बात, पॉइंट बहुत ही सही है। और ये भी विचित्र है कि भाई जो अदरवाइज, अब देखिए आज टर्की को कितना वो दिया जा रहा है, लेकिन कोई मुस्लिम वर्ल्ड आपके साथ कभी नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। वो आज आपको उनकी जरूरत है तो वो आपसे मदद आपने ले ली, हम लोग सेटिस्फाइड हैं कि हमने एक बहुत ही अच्छा कार्य करा, परंतु वो आपके कभी हो ही नहीं सकते। ये भी आप हमें, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि इनमें कभी कोई चेंज आएगा। और अगर आप समझते हैं भी, आप ही इस पे गाइड कर सकते हैं, बल्कि कि इजराइल जैसे हमारे साथ है, अभी तक तो ऐसा ही दिखता है कि दे आर ट्राइंग टू बी, बट आई डोंट नो अंदर अंदर की क्या है बात, नहीं, they सिचुएशन। they can never be ourselves. It's a satellite town. It's a satellite country of United States. हाँ, इट्स सैटेलाइट का, तो इट्स भारत नॉट अ वो वेरी बिग पावर। हाँ, वो 6 मिलियन वो का तो है देश बिग है, पावर। 60 लाख लोग रहते हैं वहां पे, और वो इसराइल तो एक क्या बोलते हैं उसको, आउटपोस्ट है फॉरेन वेस्टर्न पॉलिसी का। तो हम्म। इसराइल इसराइल के लोग खुद ही ट्रस्ट नहीं करते अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे। वो लोग, हम्म। उन्होंने रशिया से भी दोस्ती बनाई हुई है कि कभी अमेरिका का हाथ गया तो रशिया बचा लेगा। तो दे आर डिपेंडेंट। और भारत के साथ इसलिए दोस्ती रखते हैं क्योंकि भारतीय लोगों ने हमेशा ज्यूज लोगों की रक्षा की है, हमेशा। तो तो ये आप जो कह रहे हैं, देखिए अब ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा अच्छा था अभी तक। आज लेटेस्ट जो है सिचुएशन वो ये है कि इवन ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग अगेंस्ट अस। बिल्कुल। तो ये जो सदर्न हेमिस्फीयर में भी जो थे, वो भी अब आपके खिलाफ हैं। आइदर दे आर जेलस नाउ दैट इंडिया इज राइजिंग सो मच। ये भी एक हो ही सकता है, क्योंकि हमारे इंडियंस जाके आज ऑस्ट्रेलिया में आधे से ज्यादा बिजनेस उन लोगों ने संभाल लिया है, एंड दे आर डूइंग सो वेल। अब कनाडा में देख लीजिए, लेकिन कनाडा का अनफॉर्चुनेटली वो
सरदारों का वो जो चल पड़ा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने तो एंटी इंडिया ही अपना एक बना लिया है एटीट्यूड। नहीं, और किसी कंट्री में तो मुझे लगता नहीं, थोड़ी यूरोपियन कंट्रीज में मानते हैं, परंतु जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि दे आर अल्टीमेटली दे आर ऑल टुगेदर। सेक्युलरिज्म की बात सिर्फ भारत में होती है, और जी। सेक्युलरिज्म का अर्थ वास्तविक में ये होता है कि चर्च को गवर्नमेंट से बाहर रखना। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है हम्म। सेक्युलरिज्म का। लेकिन हमने सेक्युलरिज्म का अलग ही डेफिनेशन बना लिया है, और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष ऐसा कर दिया हम लोगों ने इंग्लिश को ठीक से ट्रांसलेट भी नहीं किया है ठीक से। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि चर्च को बाहर रखना गवर्नमेंट से, क्योंकि जहां भी चर्च इन्वॉल्व रहेगा वहां पे गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर सकती। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो ये लोग सब एक धर्म की वजह से सोच रहे हैं। जैसे इनका जो धर्म है, जो क्रिश्चियनिज्म है, उसकी तरफ से सोच रहे हैं, तो वो हमेशा सनातन धर्म को तो अपोज करेंगे ही किसी भी तरह। वो अल्टीमेटली कोई बोलेगा नहीं ये सब चीजें, लेकिन ये यही एक्चुअल फैक्ट है। और हम लोग को सिखाया गया है कि आपको न्यूट्रल रहना है, क्योंकि सबसे पहले दुश्मन का मनोबल तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले दुश्मन का मनोबल हमारा तोड़ दिया कि आप सेक्युलर है, आप सनातन धर्म अपने आप को मत बुलाइए, सनातनी मत बुलाइए। तो हम्म। ये जो लड़ाई काफी डीप है, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज तो कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि हम लोग उनके जैसा नहीं है। क्योंकि हम लोग हम्म। एकमात्र ऐसे लोग रह गए जिसको कभी ये लोग कन्वर्ट हम्म। नहीं कर पाए। हम लोग जी। नेटिव पॉपुलेशन है, भारत की नेटिव है हम लोग। भारत पूरा साउथ एशिया की देखा जाए तो नेटिव पॉपुलेशन हिंदू ही है, और कोई नहीं है। बाकी सब तो जी। आक्रमण करके बनाए गए। तो इस तरह का जो हम्म। बेसिक ज्ञान है वो हम लोगों को दिया ही नहीं जाता, तो शत्रु भाव तो कभी आता ही नहीं है हमारे पास, हम्म। है ना। अतिथि देवो भवो तो उसके लिए है जो आपके लिए हितकारी सोचे, उसको अतिथि माना जाता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह गलत। रहे हैं। दुश्मन को तो मृत्यु दंड दिया जाता है, वो पांडवों ने भी दिया। जब चारवाक राक्षस करके पांडवों भीम के शस्त्र चुराने महाभारत में घुसा, उसको मृत्यु दंड दिया गया। युधिष्ठिर जी। ने मृत्यु दंड दिया। तो अतिथि देवो भव को भी हमको गलत तरीके से सिखाया गया। तो बहुत सारी चीजें गलत सिखाई गई हम लोगों को, और इस तरह हम लोगों के को पहले मानसिक कमजोर किया गया। लेकिन गलती क्या हो गया कि भारत की रक्षा देवता लोग करते हैं, तो कोई एक ऐसा लीडर आ गया जिसने वापस सनातन धर्म को एक तरीके से बढ़ावा दिया, एक तरीके से मोदी जी आए। जी। तो लेकिन अभी बहुत हम्म। कुछ करना बाकी है, टेक्स्ट बुक्स को बदलना बाकी है। और जो एक कल्चर है, मतलब जो बड़ा डीप इनग्रेन कल्चर है, जो इको सिस्टम है जो भारत में, जो कि हिंदुओं के विरुद्ध कार्य करता है, उसको भी बदलना बाकी है। तो जी हाँ। वो इको सिस्टम में जो आपने तो बहुत इतिहास देखा है, आप तो उस इतिहास में यू आर द पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। तो वो हम्म। इको सिस्टम को आप कैसे हम लोग चैलेंज कर सकते हैं? हम्म। ये बड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने मेरे हाथ सामने रखा है, क्योंकि मैं इतना दूर तक सोच नहीं पा रही हूँ। लेकिन ये जरूर है कि जो आप कह रहे हैं वो 100% सही है, कि आज हमारे बच्चों में भावना ही नहीं रह गई है। देशभक्ति की भी जो भावना थी वो इतना ज्यादा, एक तो वो जो जिसे कहते हैं ना कि सबको मेरा मेरा है, मेरे हैं, सबको वो अडॉप्ट कर लेने की और सबको साथ चलने की को वो कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हम जो क्रिश्चियनिटी है, हम एक शब्द नहीं कोई बोल पाते हैं। और कितना साउथ में केरला से लेके वहाँ सारे तक, इधर असम तक, कितने वहाँ ये हुई हैं, कन्वर्जन्स हुए हैं। बहुत तकलीफ होती है देख के। लेकिन और वहाँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं, साउथ इज मोर एजुकेटेड देन द नॉर्थ, बट दे आर नॉट रियलाइजिंग नाउ। नाउ देखिए, नाम बदलते नहीं, लाइक जगन मोहन रेड्डी, हु विल थिंक दैट ही इज अ क्रिश्चियन? नाम वही रखे रहते हैं। और अपना क्रिश्चियनिटी में कोई चला गया, कोई मुस्लिम हो गया है। और मुस्लिम भी जो लॉबी है, अब वो चाहे AIMIM हो, ये लोग सब बहुत ही, और सारे जितने ये मुल्ला वगैरह सब इनका तो क्या कहें।
देखिए सारे वो असम के बॉर्डर पे भी हुआ, इधर भी, यहाँ हमारे राजस्थान तक, सारे बॉर्डर पे इतना मुसलमान बस गया है आके दूसरी ये पाकिस्तान इधर उधर कंट्रीज से, और कुछ नहीं बोल रहे हैं गहलोत भी। और वो अब जाके इधर में आसाम में तो जरूर हुआ है एक्शन, लेकिन ये सारा बॉर्डर इसी तरह से घिर गया है। और इतने वहां पे मस्जिदें बनी हैं, इतने ज्यादा वहां पे ये खुल गए हैं मौलानों के जो होते हैं स्कूल। मदरसा। हम, मदरसा। हाँ, मदरसे इतने खुल गए हैं, और वहां पे सिवाय यही अपना हिल हिल के वो पढ़े जाते हैं, कोई उनको अच्छे एजुकेशन नहीं दी जाती। तो वो अल्टीमेटली तो देखिए इकोनॉमिक्स पे आ ही जाता है ना, हर एक आदमी को पैसा तो चाहिए, कमाना है, फिर उनको जो रास्ता मिलता है वो उसी रास्ते पे चलते हैं, चाहे वो क्राइम का रास्ता हो चाहे वो मर्डर का रास्ता हो। देखिए अब वो तो हो ही रहा है, एंड हेट का है, हेट द हिंदूज। ये मेरा थोड़ा ऐसा मुझे लगता है कि इसके ऊपर किसी तरह कंट्रोल होना चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत नॉलेजेबल तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरा अपना ये मन कहता है कि ये सारी चीजें सुन के क्यों हमारी सरकार चुप बैठी रहती है, क्यों नहीं एक्शन ले रहे इसके ऊपर, और क्यों हमारी आम जनता भी इस पे नहीं बोल रही है। सी आइदर दे आर डम, दे डोंट अंडरस्टैंड द मतलब the what we are going to face later on. This is another attack on India's future. देखिए क्या होता है कि अमेरिका में या दूसरे देशों में सरकारें कुछ काम नहीं करती इन सब एरियाज में। सरकारें काम नहीं करती, ये इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल्स का काम होता है हमेशा। जैसे अमेरिका में भी देखेंगे कि जॉर्ज सोरोस नाम का क्रिश्चियन व्यक्ति ही इस तरह की कार्य करता है। जो तो भारत में भी अगर भारत का इतिहास देखेंगे कि कि भारतीय सनातन धर्म की रक्षा हमेशा प्राइवेट लोगों ने की है, बिजनेसमैन ने की है जी या जी जी जी, लीडर्स ठीक ने कह की रहे है। हैं, हाँ, ये तो है। ये गवर्नमेंट का काम नहीं होता। मतलब हम लोग ये समझ, हमको ये सिखा दिया गया है कि नेहरूवियन साइड से कि हर चीज सरकार करेगी। सरकार का कार्य नहीं होता, सरकार का कार्य होता है सिर्फ एक अच्छा स्ट्रक्चर देना, लेकिन बाकी जी सिटीजन्स का जी, कार्य होता है। ये जितना भी इवेंजेलिकल मिशंस हैं जो भी हैं, यहाँ तक कि ये आपने अफगानिस्तान, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, बहुत सही है। ये जो इंडिया के जो वेल्दी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो घर जी हैं, हाँ जी, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, किसी और को नहीं। इन्हीं का कार्य है। ये तो जॉर्ज आप सोरोस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे याद आता है बाबूजी के जितने हैं उनका जो सारी सपोर्ट थी, वो या तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप वाले थे, जैन, और ये अपने शांति प्रसाद जैन, और ये इधर वो थे ना छोटे कैलकाटा में जो थे, ये मतलब जितने मारवाड़ी घर थे, ये नीचे जो साउथ में है गोयनकाज, हाँ गोयनका फैमिली, ये सारे, मुझे, अब मैं तो छोटी थी उस समय, परंतु मुझे याद है कि ये सारे मारवाड़ी थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंड दे वर सपोर्टिंग। अब वही वह है कि सामने फेस उस पे नहीं आते थे, परंतु महन वो बहुत मदद बहुत करते थे, एक एंड काम दे नहीं। वर इवन टेकिंग केयर ऑफ दीज पीपल। मतलब आप ताजुब करेंगे कि मेरे फादर को इन्होंने श्याम प्रसाद जी ने कहा कि देखो पंडित, इस तरह से काम नहीं चलेगा, अपने घर का भी ख्याल करो। और उनको उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में डायरेक्टर बना दिया, क्योंकि माय फादर वाज नॉट ए बिजनेसमैन। नहीं, ये काम इस तरह से था, शांति प्रसाद जैन जैन भी थे, ये रामनाथ गोयन का बहुत ज्यादा था इनसे, इनसे भी बहुत प्रेम था। पता नहीं अब सब जो है नेक्स्ट जनरेशन जो आई है, इनमें मुझे नहीं लगता कि वो बात है। नहीं है, बिल्कुल हो है, सकता है। है। जो आज का जी यूथ है, इंडियन यूथ है, वो पूरी तरह से सनातन धर्म की तरफ मुड़ रहा है, पूरी तरह से। सनातन धर्म की तरफ भारतीय यूथ जा रहा है, जा रहा है। लेकिन जो उनका जो लीडरशिप है वो पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिटिकल को पॉलिटिशियन को लोग एक इज ए पब्लिक सर्वेंट,
वो लीडर नहीं बनते कभी भी। जी जी बिल्कुल। इफ आई बी ए ट्रू पॉलिटिशियन एंड आई मीन कमिटेड टू द कंट्री, हाँ, लेकिन जो डेफिनेटली। लीडरशिप रहती है वो रहती है माता पिता या फिर गुरु, या फिर ये लीडरशिप रहती है, या बिजनेसमैन जो अच्छा एग्जाम्पल दिखाए, ये लीडरशिप रहती है। तो सेकेंड लेयर ऑफ लीडरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, क्योंकि वो मिडिल पर्सन है फॉर द यूथ। तो जैसे ही वो लोग लीडरशिप लेंगे, ये महाभारत के समय का भी स्टोरी है। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, लेकिन जो सहदेव है उनके सबसे छोटे भाई, उनका काम यही था, हाँ। जनसंपर्क और सनातन धर्म का प्रचार यही करते थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हम्म। और योद्धा भी थे। तो वो जो सेकेंड लेयर ऑफ लीडरशिप है वो भारत में, उसको स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं होगा तो साधु संत, जैसे तुलसीदास ने जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया औरंगजेब के आक्रमण के समय, उन्होंने पूरे भारत को बचा। फिर उसके बाद जो थर्ड लीडरशिप आया शिवाजी महाराज, उन्होंने खत्म कर दिया पूरा मुगल साम्राज्य। जी। तो ये काम उन्हीं का होता है अभी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हम सभी को, जैसे आप जैसे लोग हैं जो काफी आपका बैकग्राउंड है, तो आप जैसे लोग या फिर बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, ये लोगों को आगे आना पड़ेगा। जॉर्ज सोरोस तो एक बिजनेसमैन है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, उस पर कोई गवर्नमेंट एक्ट ही नहीं कर सकती। प्राइवेट इंडिविजुअल तो कुछ भी आप करे। हमारे लिए कुछ रोल बताइएगा तो हम अवश्य करने की कोशिश करेंगे। और वैसे मैं एकल अभियान से जुड़ी हुई हूँ, और उसमें ये सब काम बहुत अच्छा चल रहा है। गांव में भी हम लोग बच्चों को जो है ये अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और मतलब हमारा काम गांव में ही होता है सारा। आ, चेयर पर्सन ऑफ एकल अभियान, यहाँ का, इधर का, प्रयागराज अराउंड। हाँ पर उसमें हमने यही देखा है कि गांव में जाके भी ये हो रहा है कि वहां धीरे धीरे घुस रहे हैं क्रिश्चियनिटी। और नहीं वो वहां पे उनको 5 किलो चावल दे देते हैं, और एक गले में जीसस का वो डाल देते हैं, कहीं क्रॉस तो कहीं जीसस की तस्वीर है, पेंडेंट टाइप। और कहते हैं कि बस ये है। तो आप और लोग ये भी। अच्छा, ये भी है नहीं, एक चीज देखिए ये, कि संडे की संडे वो भंडारा लगता है। अब भंडारा तो सारे हिंदुस्तान में तो मतलब के लोग तो भंडारा तो बड़ा अच्छा मानते हैं ना, कि भगवान का भंडारा हो रहा है। अब वो नहीं, वहां जाते हैं, भंडारा खाते हैं, और वो कहते हैं कि बस जीसस हैं तुम्हारे, नहीं, यीशु। आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग एकल विद्यालय में एक तुलसी माला डाल दीजिए उनके गले में, और हनुमान जी की तस्वीर डाल दीजिए। और नहीं, हम लोग एकल में तो ये कर रहे हैं। एकल अभियान जो चल रहा है इसमें तो आई थिंक मोदी जी ऑल्सो नोज अबाउट इट। ये इसमें ज्यादातर मारवाड़ी हैं घराने, जिन्होंने शुरुआत भी करी थी, वो भी मारवाड़ी ही थे। और कलकत्ता से शुरू हुआ था। हम्म, तो इसमें तो चल रहा है। और इसमें अब काफी हिंदुस्तान के ज्यादातर जो हैं स्टेट्स वो जुड़ गई हैं, अभी काफी जैसे जुड़ गए। जैसे भारत जी। में, क्योंकि बिना बिना सनातन धर्म का डायरेक्ट एजुकेशन से, क्योंकि मैं एकल जी। विद्यालय से जुड़ा हुआ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे मालूम है वो लोग क्या करते हैं। जैसे हम लोग का जब तक कि हम रामायण महाभारत के डायरेक्ट एजुकेशन लेसन्स नहीं देंगे स्कूल्स में, तब हम्म। तक ये विश्वास नहीं आने वाला, तब तक ये नहीं होने वाला। सेक्युलर एजुकेशन प्लस ये सिर्फ भी तो कम। है, अपने यहाँ रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जा रहा ना। हाँ, तो जैसे आप एकल जुड़े, देश एकल तो दे सकता है। हाँ, एकल तो सरकारी। बस कर वही तो सकते हैं, है। आप कर सकते हैं, आप प्राइवेटली कर सकते हैं, आप तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप लोग कर सकते हम्म। हैं। आप जैसे एक भारत में बड़े अच्छे संत हैं, मुझे काफी पसंद है, धीरेन्द्र शास्त्री करके एक है, काफी पॉपुलर है यूथ में। तो 26 साल हम्म। के हैं लेकिन यूथ में बहुत पॉपुलर है। और वो कितने लोगों को सनातन धर्म की रामायण महाभारत की एजुकेशन डायरेक्टली दे रहे हैं, यूथ एट द ग्राउंड लेवल। ऐसे करके हम्म। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि जब तक आप रिलीजियस डॉक्ट्रिनेशन को भारतीय धार्मिक एजुकेशन के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कंप्लेन ही करते रहेंगे। ये सरकार का कार्य नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइज। हाँ। अगर अगर चूंकि भारत के जो प्राइवेट ऑर्गेनाइज, जैसे एकल विद्यालय हो गया, एकल विद्यालय में कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, वो बिल्कुल भी भारत के सोल को ही नहीं टच कर रहा। लेकिन अगर आप उसमें भगवत गीता किसी साधु के माध्यम से
साधु के तो माध्यम से करेंगे। ये तो एजुकेशन सिस्टम में लाना बहुत जरूरी है ना, वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, गवर्नमेंट, सरकारी अलग है, गैर सर सरकारी हाँ। अलग है, गैर हाँ, सरकारी कर सकती सरकारी, है। सरकार नहीं कर सकती सब चीजें, यही काम गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा सर, जो क्योंकि आपके सर, क्यों, दादाजी ने यदि किया। आपके क्रिश्चियनिटी में जो तो क्रिश्चियन स्कूल जो हैं वहां पे बाइबल पढ़ाई जाती है, तो हम क्यों नहीं ये वो करा भी तो सकते? प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल है, वो लोग जो खुल के आपके कर बाबा सकते हैं, तो आप भी दादाजी कर ने सकते किया। हैं। वो जी। जो वो प्राइवेट कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं। आप भी सिर्फ आप सनातन धर्म के बारे में बताइए, लेकिन बिना साधु संतों को इन्वॉल्व किए हुए नहीं हो सकता ये। जैसे एकल हाँ। विद्यालय का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि वो, उनकी रीच अच्छी है, लेकिन वो उसके साथ सनातन धर्म को लेके नहीं जा रहे हैं, वो कंप्यूटर एजुकेशन लेके जा रहे हैं। तो आप भी वही सेक्युलर एजुकेशन दे रहे हैं जो दूसरे लोग दे रहे हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये काम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का है, ये गवर्नमेंट का नहीं है। जी। हम लोग, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ये सब काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक सीमित दायरे में काम करती है। उसका काम है पॉलिसीज बनाना, ताकि सबका खुशहाली हो। गवर्नमेंट तो सबके लिए कार्य करती है। जैसे अमेरिका में जितना भी चर्च एजुकेशन है, गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट स्कूल्स में अमेरिका में बाइबल एजुकेशन बैंड है, जी। सरकारी, ऑल पब्लिक स्कूल्स में। वो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, लेकिन क्या किया इन्होंने बड़ा स्मार्टली, टेक्स्ट बुक्स इनडायरेक्टली प्रमोट बाइब्लिकल थॉट, है ना। तो लेकिन भारत में तो भारत में तो टेक्स्ट बुक्स भी भारतीय कल्चर प्रमोट नहीं करती हैं, और साथ में प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी बहुत सेक्युलर माइंडेड है। मतलब हिंदू, हिंदू नाम है उनका, लेकिन काम हिंदू वाले नहीं है। काम में उनको विश्वास, वो लोग सिखाते हैं हमको गुरु में विश्वास नहीं है, साधु संतों सारे चोर होते हैं। ये हमारा मेन स्ट्रीम पढ़े लिखे हिंदू बात करते हैं कि तो फिर जब ऐसा होगा तो फिर कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हम ही लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहां पे। और फ्यूचर जनरेशन को तो हम ब्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इनोसेंट है। अगर हमने, अगर हमको मिट्टी का घड़ा बनाना है, तो जिस जी। तरह हमारा हाथ घूमेगा वैसे ही घड़ा बनेगा, हम्म। है ना। तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स को डायरेक्ट रामायण महाभारत को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। जैसे हमारा सतोलॉजी का काम ही यही है, सतोलॉजी का काम यही है कि हम लोग अपनी महाभारत रामायण एजुकेशन को वास्तविक रूप में रामायण और एज इट इज महाभारत प्रेजेंट तो करें। होना ही चाहिए। जी बिल्कुल जी। होना चाहिए, बिना उसके आपका बिल्कुल होना कल्चर नहीं है। चाहिए। बिना रामायण महाभारत के अभी हिंदुओं को कोई कल्चर ही आजकल जो नहीं है। इन्होंने उठा रखा है रामायण के ऊपर, वो ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, तो हमारे हमें जो बचपन में इसका बताया गया था, हमारे पिताजी ने बताया होगा कि ये उसमें जो ताड़न शब्द है, उसका मतलब ताड़ ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं, मारना ताड़ना है। नहीं नहीं। वो उन्होंने कहा कि इनके इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, नजर ध्यान देना। रखना, क्योंकि ये कमजोर हैं, कमजोर पड़ जाता है वर्ग। तो इसलिए वो उनके उनका ध्यान रखो। तो बेसिकली उनका ये था कि प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। बिल्कुल। यस भाई, दैट इज जो हमें मेरे पिता ने बताया था हम लोगों को। हम्म। नहीं नहीं, ये यही इस तरह का, और जैसे ये जब, समझाने की जरूरत है। हम ये सारा दिन आजकल टीवी जो यही बकवास करते जाते हैं कि ये तड़न के अधिकारी ऐसा ऐसा लिखा हुआ है हम लोगों के लिए, अब उनको भी अलग कर रहे हैं नहीं हिंदू। नहीं। यानी ये तो समाज बांटने की तो बात हो गई ना। हाँ, लेकिन इसको सुधारेगा कौन? इसको सुधारेंगे साधु संत जो वो जीवन जी रहे हैं। जैसे कि अभी तो सबसे पॉपुलर है, इससे नाम आ जाता है बार बार, धीरेन्द्र शास्त्री जी का, कि जी। वो इस तरह के लोग ही सुधारेंगे। जब तक इन साधुओं में हमारी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम सुधार नहीं हम्म। पाएंगे। क्योंकि हम, भारत साधुओं का ही देश है, इतने सारे साधु हैं भारत आपका में। आपका क्या विचार है धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में? बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार बात करते हैं। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, शास्त्रों के अनुसार ही बात करते हैं। मैंने उनके काफी टॉक सुने हाँ। हैं। हाँ। वो रामायण ये अपने, ऐसे लोगों को सामने आने की जरूरत है, कई लोग उठे हैं तो नहीं, देश में कुछ वो सोच में तो समझ, क्योंकि आज देखिए आप हजारों की वहां पे भीड़ हो रही है उनके यहाँ। लाखों लाखों की, हजारों की नहीं, लाखों लाखों में की, लग गया, अब तो मेला लग गया बिल्कुल। लाखों। लेकिन लेकिन जैसे आप एकल विद्यालय के लोकल वहां पे प्रभारी हैं, इस तरह के आप जैसे लीडर्स को, बिजनेसमैन को उनके साथ जुड़ने की आवश्यकता है, और उनका जो
वो पढ़ाते हैं, उसको अपने कोर्सेज में लाने की आवश्यकता है, तब जाके जी। ये ग्राउंड लेवल पे काम होगा। लेकिन अगर हमने पढ़े लिखे लोग ही जो अपने आप को हिंदू तिलक लगाते हैं और अपने आप को बड़ा बड़ा हम्म। बताते हैं हिंदू, इसको मैं प्योर हिंदू सिंड्रोम भी बोलता हूँ कभी कभी, इन लोगों को जुड़ना पड़ेगा कि हम साधु संतों की रिस्पेक्ट वापस लेकर आए। राह आप दिखाइएगा थोड़ी। हम लोग जरूर, पूरा हमारा प्रयास रहेगा। अब बहुत। हमारा तो एक एक एकल जो है अभियान, उसके थ्रू मेरा काम है। और बाकी तो ये सब जो कॉन्वेंट्स और ये सब चल रहे हैं, इस पर तो हमारा कोई जोर ही नहीं है ना, इनके ऊपर कोई कंट्रोल तो है ही नहीं कॉन्वेंट गवर्नमेंट तो की तरफ से कोई। वेटिकन का एजेंसी है, वेटिकन का है। कॉन्वेंट इज फ्रॉम वेटिकन। हम्म। तो वो तो वेटिकन का ही। वेटिकन का है, तो उधर तो भारतीय कल्चर नहीं सिखाया जाएगा, गारंटीड। वहां पे नहीं, तो, आज इंडिपेंडेंस को इतने वर्ष हो गए हैं, लेकिन ये पनप ही रहे हैं। और कहीं ये नहीं हुआ कि ये कमजोर पड़े हों। क्योंकि हम लोगों क्रिश्चियन ने, जो वेटिकन और जितने ये हैं चर्चेज। देखिए आज आज भारतीयों के पास वेटिकन से ज्यादा पैसा है आज के समय। अगर जी। भारतीय लोग, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेसमैन कैन पूरा का पूरा यूके खरीद सकते हैं, इतना पैसा है इनके पास। सिर्फ अकेले मुंबई शहर में 188 बिलियनर है, डॉलर बिलियनर है, सिर्फ मुंबई में हाँ। 188 बिलियनर है ना। क्योंकि मैं डिस्क्लोज अनडिस्क्लोज इनकम दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों को कंबाइन करके। तो जी जी। तो अगर भारतीय चाहें, जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, वो चाहें तो सब कुछ 2 रातों में बदल सकते हैं। इन लोगों को तो अगर आप पैसा देंगे तो ये हनुमान चालीसा पढ़ाना शुरू कर देंगे मंदिरों में, अपने कॉन्वेंट स्कूल में। ऐसे काम, मतलब इस तरह की सोच की आवश्यकता है कि इसी को, इसको हम बोलते हैं चाणक्य नीति या यही। आवश्यकता तो है ही है। देखिए, हिंदुओं में फिलेंथ्रॉपी की भी अब उतनी नहीं रह गई। पहले हमारे जो पूर्वज थे, उनमें कितने वो उदार और समाज सेवक और ये सब बहुत उनमें भावनाएं थी। आज लोगों को है ही नहीं। इसको कैसे वापस लाएं, ये भी तो प्रॉब्लम हो रही है। हिंदुओं से ज्यादा दे आर नॉट परोपकारी। कंसर्न्ड कि भैया दुनिया चल रही है, चल रही है, हम तो अपना मजे में हैं। नहीं, ये एक एक तरीके की हीन भावना है। मैं आपको बताता हूँ, हिंदुओं से ज्यादा परोपकारी कोई समाज है ही नहीं दुनिया में। क्योंकि हमारे शास्त्र में बोला जाता है, हिंदुओं से बड़ा परोपकार। हाँ। कोई है ही नहीं, और क्योंकि हम, मारवाड़ी, हाँ, इसमें भी मारवाड़ियों का बहुत योगदान है, गुजरातियों का भी है। गुजराती, मारवाड़ी लेकिन और बहुत सारे जो बिजनेस उनको कम्युनिटीज है कमाना वहाँ। भी आता है और धर्म के लिए देना भी आता बिल्कुल, बिल्कुल बिरला हो गए। तो हमारे से हिंदुओं, क्योंकि देखिए अब्राहमिक कल्चर में जब आप धन देते हैं तो उसके लिए आपको कुछ वापस चाहिए, नहीं तो धन नहीं दिया जाता, वो उसमें एक ट्रांजैक्शन है। हिंदू कल्चर में आप बाएं हाथ से धन देते हैं और दाएं हाथ से गिनते भी नहीं, ये हिंदू है। कल्चर। जी। तो हिंदू से बड़ा कोई परोपकारी व्यक्ति नहीं है। इतने सारे बड़े बड़े मंदिर चल रहे हैं जहाँ पे मुफ्त में भोजन बांटा जाता है। किसी भी अब्राहमिक इंस्टीट्यूशन में मुफ्त में भोजन नहीं दिया जाता, कहीं पर भी। अमेरिका में भी मदर टेरेसा का एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं कि उसने क्रिश्चियनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को बीमार रखा। ये तो अभी फैक्ट सामने आ गए हैं। मदर टेरेसा ने अपना, क्या क्या क्या, सॉरी। बच्चों को बीमार रखा हाँ। जिससे उनको क्रिश्चियनिटी कबूल करवा दे। ओ, हाँ। फ्री नहीं ये है कुछ भी वहां। ये तो ये तो इसलिए हमारे एकल का भी जो जिन्होंने फॉर्म करा था, ये झारखंड से शुरू हुआ था। एक मारवाड़ी सज्जन हैं, उनका नाम चितलांगिया जी। है। चितलांगिया जी। हाँ जी। वो ऐसे ही वो गए थे झारखंड के एक विलेज में, और उधर जाते उनका वो था, बिजनेस का कार्य था। तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो हिंदू लोग थे, वो यहाँ जीसस का, क्राइस्ट का अपने गले में एक वो डाले घूम रहे थे, लॉकेट। तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा ये तुमने ये क्या हो गया, क्रिश्चियन हो गए? बोले नहीं जी, अब वहां वो 5 किलो चावल हमको देते हैं फ्री, हम चले जाते हैं इतवार के दिन। तो उन्होंने उनसे, अच्छा, यहाँ तक देखा कि उन्होंने एक झोपड़ी की अपने बता रहे थे बात, कि उन्होंने बाहर बुलाया तो पहले उनकी माता और पिता दोनों आए, मिले। मैंने कहा कि बच्चों के बारे में पूछा, तो कहा कि हाँ मेरी बेटी है। तो कहाँ है, बुलाओ। तो माँ अंदर गई
और वही साड़ी पहन के बेटी बाहर आई। इतनी गरीबी है। तो अब इन लोगों के ऊपर यही तो सारा हो जाता है ना, कि वो लोग तो अब करेंगे ना, अनाज मिले या कपड़ा मिले उसके लिए दे आर प्रिपेयर्ड, कि भाई हमको ठीक है, हम पहन लेंगे गले में, जीसस को मान लेंगे। फिर धीरे धीरे वो जाना शुरू हो जाते हैं। एंड क्या होता है कि बड़ा स्लो, ये कन्वर्जन वाला सिस्टम जो है बहुत स्लो एंड स्टेडी चलता है इनका। और धीरे धीरे वो अगले बच्चे जो है, नेक्स्ट जनरेशन, वो कन्विंस होते चले जाते हैं भैया हमको इतना कुछ मिल रहा है। हाँ, क्योंकि क्योंकि हमने देखिए क्या होता है ना, इसमें जब आप लोग कुछ स्ट्रेटेजी बनाइए, मैं तो सब हाउ टू कुछ स्टॉप दिस। मैं तो सब कुछ ओपनली बता रहा हूँ यहाँ पे शो में। सब कुछ ओपनली बता रहा हूँ। स्ट्रेटेजी तो यही है, बड़ा सिंपल सा है कि कोई भी युद्ध एक विचारधारा के लिए होता है। कोई भी युद्ध एक विचारधारा के लिए होता है। और जब तक हम डायरेक्ट सनातन धर्म का एजुकेशन नहीं देंगे, भगवान राम जी की कहानियां नहीं पढ़ाएंगे डायरेक्टली, कंप्यूटर जी एजुकेशन तो कंप्यूटर तो टूल्स है ना। तो जैसे मैं तो आईटी कंपनीज ओन करता था, और तो कंप्यूटर्स तो टूल्स हैं। अगर आप सिखाएंगे कंप्यूटर इज जस्ट ए टूल, ये तो एक मशीन है, ये एक कल्चर नहीं है। तो ये एक स्किल हो गया। लेकिन जो एजुकेशन होती है वो तो होती है आपके, जिससे सबका हित हो। जैसे रामायण महाभारत की अगर कहानियां, या फिर महाभारत को गुरु में श्रद्धा, शास्त्र में श्रद्धा, और हाँ इसी तरह कल्चर बनता है। क्योंकि अगर आप गुरु को हटा देंगे, शास्त्र हटा देंगे, साधु हटा देंगे, फिर आप क्या एजुकेशन देने वाले हैं। हम झंडे का पूजा नहीं कर सकते, हमको तो इष्ट देव की पूजा करनी है। मैं आदिवासियों के साथ था इस बार, मतलब मैं आया था भारत में, तो मैं आदिवासियों के साथ था। सबको अपने शास्त्रों में, गुरु में बहुत श्रद्धा है, आदिवासियों में भी। लेकिन अगर हम्म हम जाके, हिंदू जाके उनको सिखाएंगे नहीं, या फिर हम लोग उनके साथ उनको नहीं सीखेंगे, समझेंगे नहीं, वो तब तक कैसे होगा। यहाँ पे लोग यूरोप से आते हैं और आदिवासियों के साथ रहते हैं। मैंने कोई भी इंडियन बिजनेसमैन को ऐसा नहीं देखा जो आदिवासियों के साथ रहे, जाके अपना पैसा यूज करे। देखा नहीं मैंने। क्योंकि उसको स्वयं ही विश्वास नहीं है रामायण महाभारत पे, उसको वो गुरुओं पे विश्वास नहीं करता, वो बॉलीवुड मूवीज को फॉलो करता है, बोलता है गुरु सारे पाखंडी हैं। तो कहाँ से फिर हम कल्चर बचाएंगे। फिर हमको कंप्लेन करना नहीं चाहिए। क्योंकि बिना साधु, बिना शास्त्र के, बिना गुरु के कोई भी शास्त्र आपका कल्चर बचेगा ही नहीं। तुलसीदास जी ने यही तो कार्य किया। तो रामचरितमानस लिखकर उन्होंने सभी का विश्वास ऊपर लेकर आ गए। तो उसके बाद से फिर उसके बाद रामदास जी ने जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज बनाए गीता महाभारत के द्वारा। तो लीडर्स तो शास्त्रों से ही बनेंगे, बाकी जगह नहीं बन सकते। आप फ्रीज हो गए इधर। जी। एनीवे, तो जी, आज का घंटा पूरा हुआ। नहीं, मैं आपके साथ अभी अभी आपके मैं साथ बहुत डिस्कशन में बहुत आनंद आया, परंतु जी अभी भी प्रश्न बस वही खड़ा है कि कैसे इसको कुछ स्ट्रेटजी बननी चाहिए। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, कुसुम जी हैं, सब मिलके, क्योंकि हम तो जो ग्राउंड पे देखते हैं, देखिए हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता ही हैं इसके, एकल के। और बाबूजी से जो विरासत में हमें मिला है, तो जितना सोच सकते हैं उतना हम बता भी सकते बहुत हैं, लेकिन बहुत सरल है, बहुत अब सरल है। आगे तो युवा जी। पीढ़ी को जानना पड़ेगा। नहीं, बहुत सरल है। आजकल मैं बार बार मैं वही आजकल बोल रहा हूँ। हाँ। जी 1 घंटा हो गया। हाँ, अभी हम लोग दूसरा शो करेंगे, इसी में करेंगे, अभी करेंगे। तो मेरा बड़ा सरल सा उपाय है, बहुत सरल उपाय है। उसमें हमको कुछ स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है। हमको बस ये करना है कि वापस हम अपने बच्चों को, सबको सिखाएं कि गुरु, साधु, शास्त्र में श्रद्धा जी। वापस लाई जाए, बस और कुछ नहीं। जैसे आप भी साधु हैं, कुसुमलता दीदी भी साधु हैं, कि मैं तो ये बहुत कोशिश कर रही हूँ, 40 साल से मैं गीता स्वाध्याय चला रही हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे गीता पढ़ाई थी और बहुत अच्छा मुझे उसका, फिर उसके बाद स्वामी चिन्मयानंद जी की मैं शिष्य हो गई। तो उनका भी हमारे यहाँ पे चिन्मय मिशन बहुत बढ़िया है। हाँ। तो हर साल यहाँ पे भी बहुत अच्छा होता है उसका, कोई ना कोई अच्छे गुरु आते हैं, सिखाते हैं। उसमें तो हमारा हमारा जो भी छोटा मोटा योगदान है वो तो हम करते हैं।
लेकिन इस तरह तो नहीं खाली चल पाएगा, क्योंकि सवाल वही है कि जो आगे जनरेशन है, हमें तो हमारे माता पिता ने सिखा दिया, इसलिए हमें अभी है। हमने अपने बच्चों को कोशिश करी, उनको सिखाने की कोशिश करी, तो थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से, क्योंकि मेरे बच्चे तो मैंने इधर ही भेजे थे, कॉन्वेंट्स में नहीं भेजे। अपना राजस्थान गए थे बे, बेटी हम गायत्री देवी में और बेटे मेयो कॉलेज में गए थे। तो वहाँ अपना कल्चर काफी अभी भी बचा हुआ है और बहुत अच्छा देते हैं वो। मतलब गाइडेंस अच्छी रहती है अभी भी, धर्म का भी थोड़ा नाम वहाँ पे है। वो और स्कूलों की तरह नहीं है, नॉट लाइक डून स्कूल। जून वगैरह जो है उनमें, ये स्कूलों जी में से ही शुरू करना पड़ेगा थोड़ा, कहीं ना कहीं इसको। नहीं, स्कूल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये इट हैज टू बी डन हम्म। प्राइवेटली, प्राइवेटली होगा, ये स्कूलों में नहीं होगा। बट एनीवे, बहुत अच्छा जी लगा मुझे आपसे बात करके। और अभी आप कुसुमलता जी यहीं पे रहिएगा। और जी जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप आए। मैं तो चाहता हूँ आपसे लंबा बात हो, लेकिन अगली बार करेंगे। हमारी थोड़ी जी बहुत जो अल्प बुद्धि है, जितना सोच सकते हैं उतनी बात मैंने कह दी, जो भी। जी चलिए, जी नमस्कार। आपका बहुत जी धन्यवाद है। बहुत नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते।